बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार का जो आपका कंपलसरी वाला पेपर होता है, चाहे आप बीए में है या बीएससी में है या बीकॉम में है, तो सभी के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है और सभी में सेम वैसे ही प्रश्न आएंगे। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी या फिर बीएससी होम साइंस सभी छात्र छात्राओं के लिए यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों ने इससे पहले वाला एक लेक्चर देखा होगा राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार का। उसमें हमने राष्ट्र गौरव से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की, जिनकी संख्या लगभग 100 से अधिक थी। तो उसी प्रकार से आज हम दूसरा ये वीडियो ला रहे हैं, उसी श्रृंखला में पर्यावरण का ये वीडियो है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी तीसरी वाली, उसमें हम मानवाधिकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। और आपको बता दूं कि इससे पहले 2021 का मॉडल पेपर हमने दे रखा था। तो 2021 के मॉडल पेपर में बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के बताए गए हैं, आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। और 2020 और 21 के जो पेपर हैं हुए थे उनको भी सॉल्व करवाने का प्रयास किया गया, तो आप लोग उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। हो सकेगा तो टाइम मिलेगा मैं प्लेलिस्ट आपकी सेट कर दूंगा अनिवार्य प्रश्न पत्र की, तो उसमें आप तमाम सारी वीडियोस को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं उसको, और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास अपने। ओके, चलिए। तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर, बीएससी एजी सेकंड ईयर सेमेस्टर, जो कुछ भी आपका सभी में ये प्रश्न पत्र आता है, अनिवार्य है। थर्ड ईयर में भी यही हाल है, बीए थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर, सभी के छात्र छात्राओं के लिए यह लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का पेपर यही होगा, तो आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, आपको ये पेपर देना है। ओके, सेकेंड ईयर को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ईयर मतलब कि सेकेंड ईयर में दिलाया जाता है, पहले थर्ड ईयर में ये होता था, लेकिन 2 सालों से सेकेंड ईयर में ही देना पड़ रहा है पेपर। और थर्ड ईयर वालों को इसलिए दिलवाया जा रहा है क्योंकि उनका जो है सेकेंड ईयर में नहीं हो पाया था, क्योंकि कोरोना की वजह से उनकी जो है उसको क्या कर दिया गया था, जो है मतलब कि रद्द कर दी गई थी परीक्षा, और आपको वैसे नंबर पर मतलब प्रमोट कर दिया गया था। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। और तो एक बात और आप जान लीजिएगा कि पर्यावरणीय मतलब विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता है। तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप जानने का प्रयास करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। ये सब बात आप जो है ध्यान रखिएगा। आइए हम बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। पर्यावरणीय अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए दिया पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, बी दिया जीव संरक्षण से, सी दिया प्रदूषण उन्मूलन से, और डी दिया इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अर्थात पर्यावरण में सामंजस्य बनाना पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य होता है, जीवों का संरक्षण करना भी उद्देश्य होता है, और प्रदूषण को किस तरीके से कम किया जाए, अर्थात प्रदूषण को खत्म किया जाए, उन्मूलन किया जाए प्रदूषण का, ये भी उद्देश्य होता है कहीं ना कहीं पे किसका, पर्यावरण अध्ययन का। कहीं ना कहीं पे नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट, कहीं ना कहीं पे तो मेरा एक टाइटल है निकल जाता है मुझसे, मोस्ट इंपोर्टेंट उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है भाई, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 16 सितंबर को, बी है 16 दिसंबर को, सी है 16 अप्रैल को, डी है सी है आपका 16 जनवरी को। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाता है। जी हाँ, 16 सितंबर को ओजोन जो दिवस है यानी कि ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि बात है 1987 की, अर्थात 1987 ईस्वी की। 1987 ईस्वी में 45 देशों ने मिल करके एक समझौता किया था, और पर्यावरण को संरक्षण के अंतर्गत ही आप देखेंगे कि ओजोन जो लेयर में संरक्षण मतलब ओजोन लेयर जो कमी आ रही है उसमें, ओजोन जो परत है जो कि हमको पराबैंगनी जो किरणें होती है सूर्य की वो पृथ्वी पर आती, जिनके कारण से स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, चर्म रोग बहुत सारे हो सकते हैं, उनको रोकती है ओजोन परत। और ओजोन परत जो है आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा सीएफसी वगैरह अर्थात जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है उसके उपरांत, और इसी प्रकार से जो अन्य ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके प्रभाव से जो ओजोन परत है उसमें छिद्र होता जा रहा था। तो उसी छिद्र को संरक्षित करने के लिए, अर्थात ओजोन परत जो है उसमें छेद ना हो या फिर वो फटे ना, उसी को रोकने के लिए 45 देशों ने मिलकर के 1987 ईस्वी में एक संरक्षण अधिनियम बनाया था, तो ओजोन संरक्षण अधिनियम। तो उसी से कहीं ना कहीं पे उसी डेट से 16 सितंबर मतलब कि उस दिन कौन सा दिन था, 16 सितंबर था, तो उसी दिन से ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए वाला करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, आपके एग्जाम्स में से प्रश्न छपेंगे ओजोन वाला। अगला प्रश्न है पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो पर्यावरण की परिभाषा क्या आप सभी को पता होगी। तो इसमें एबायोटिक और बायोटिक घटक दोनों शामिल होती है, आपको पता ही होगा, जैविक और अजैविक। तो पर्यावरण के घटकों में जैविक और अजैविक घटकों का सामंजस्य होता है, दोनों होते हैं। आप अजैविक घटकों में देखेंगे जो कि निर्जीव वस्तुएं हैं वो सब अजैविक है, और जैविक माने जो जीव वस्तुएं यानी जो वनस्पतियां हैं, जो जीव जंतु हैं, मनुष्य वगैरह हैं, ये तमाम सारे लोग जैविक घटक हैं पर्यावरण के। और अजैविक घटकों में आप देखेंगे जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो गया, आप देखेंगे कि ऊर्जा हो गई बहुत सारी, चाहे वो पवन ऊर्जा हो, चाहे विद्युत जल हो, या इसी प्रकार से तमाम सारी जो चीज़ें होती हैं, जल मृदा, ये सब क्या है, ये सब जो है आपकी क्या है भाई, ये सब अजैविक घटक है। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अबायोटिक और बायोटिक घटक ये पर्यावरण की परिभाषा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अच्छा, ये मिलकर के बनी होती हैं, और चीज़ें जो हमको घेरती हैं वो भी चीज़ें पर्यावरण नहीं कहलाती हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया था, अगर ये यही नहीं दिया होता, चीज़ें जो हमको घेरती है वो पर्यावरण नहीं कहलाती है। ऐसा आवरण जो कि हमको चारों तरफ यानी परितः, परि प्लस आवरण इज इक्वल टू पर्यावरण, अर्थात पर्यावरण वह है जो कि हमको चारों ओर से क्या होता है, घेरे हुए होता है। अब वो जो घेरे हुए होता है, क्या घेरे होता है, तो जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं हमारे आसपास हमको घेरे हुए होते हैं, और उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। अगला प्रश्न है पर्यावरण विषय का मुख्य रूप से किस विषय से संबंध है। तो भैया गणित से संबंध इसका मुख्य रूप से नहीं, ना तो हिंदी से ना इतिहास से है किससे, जियोग्राफी से अर्थात भूगोल से। आपको पता ही होगा कि बीए थर्ड ईयर में पेपर 2 जियोग्राफी का पर्यावरणीय अध्ययन ही है। तो आपको अगर विस्तार से पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में जानना है तो आप एक बार जो है बीए थर्ड ईयर का पेपर 2 मॉडल पेपर हमने बनाया है, उसको भी देख लीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है पर्यावरण का तत्व है। जल पर्यावरण का तत्व है, बिल्कुल जल है, अजैविक घटक है। मृदा अजैविक घटक है, पर्यावरण का ही तत्व है। वायु अजैविक घटक है, पर्यावरण का ही तत्व है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी होगा। उपरयुक्त सभी जो है सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके समक्ष आ चुका है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है, या अनुक्रम कहलाता है, क्रमकी कहलाता है, फिर चरम अवस्था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, चरम अवस्था कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है सीओडी। सीओडी का प्रयोग किसको मापने के लिए होता है। तो सीओडी का प्रयोग खास करके अगर बात की जाए तो जल प्रदूषण को मापने के लिए सीओडी का प्रयोग हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, शाकाहारी को माना जाता है 1% उपभोक्ता या 2% उपभोक्ता, 100पोषी या फिर उपभोक्ता 3% उपभोक्ता। तो आप बताएंगे कि जो है 1 डिग्री मतलब कि 1% के आसपास, मतलब कि 1 डिग्री उपभोक्ता शाकाहारी उपभोक्ता को माना था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, वातावरण में ओजोन सतह पृथ्वी पर किससे सुरक्षा देती है। बिल्कुल प्रश्न आ चुका आपका, तो आप सभी को पता होगा, वर्षा से नहीं, सीएफसी से बिल्कुल नहीं। सीएफसी माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है, ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये भी एक गैस है। तो वातावरण में जो ओजोन सतह आपको पृथ्वी से सुरक्षा देती है वो है आपकी कौन, पराबैंगनी किरणों से। किससे भाई, पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो थी ये जिम्मेदार थी भोपाल गैस त्रासदी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। परितंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है भाई, वो आपका सीधा होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। वही नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसा होता है, एक दिशीय होता है, द्विदिशीय, त्रिदिशीय, चतुर्दिशीय। तो भाई एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा, एक करेक्ट होगा। ओके, एक दिशीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगले प्रश्न की बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है स्क्रीन पर, बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लाल कलर से क्या लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है आपके समक्ष की जल जनित बीमारी है। प्रश्न है कि जल जनित बीमारी है, कौन सी बीमारी है। तो भाई जो पीलिया होती है ये जल जनित बीमारी यानी कि जल के द्वारा होती है। कौन, पीलिया बीमारी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, अम्ल वर्षा
जल का पीएच मान बढ़ा देती है, जल का पीएच मान घटा देती है, या जल का पीएच मान प्रभावित नहीं होता इससे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अम्ल वर्षा जो होती है जल का पीएच मान क्या करती है? घटा देती है। आपको पता होगा कि जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है भाई? तो जल का पीएच मान आपका 7 होता है, ठीक है। और 7 से अधिक जिसका पीएच मान होगा वो क्षारीय हो जाएगा। बात हो रही अम्ल वर्षा की, तो अम्ल 7 से नीचे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? वो अम्लीय होती हैं। अब जब अम्ल के रूप में यानी वर्षा होगी, अम्लीय वर्षा होगी, तो क्या होगा? जल का पीएच मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी 7 से कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा कि जल का पीएच मान क्या हो जाएगा भाई? जल का पीएच मान आपका घट जाएगा। ओके, समझ में आ रही बात है ना? तो एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर करिएगा सभी लोग। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि औद्योगिक एफ्ल्यूएंट्स में निम्न पाया जाता है, यानी कि विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, या फिर गंदे पदार्थ या हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, या फिर ये सभी? तो बिल्कुल ये सभी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है कि बहुत प्रकार की फेफड़ों की बीमारियों का कारण है। बहुत प्रकार की फेफड़ों की बीमारियों का क्या कारण है भाई? भू प्रदूषण, जल प्रदूषण, या ध्वनि प्रदूषण, या फिर वायु प्रदूषण? तो अधिकतर जो बीमारियां होती हैं फेफड़ों की वो खास करके वायु प्रदूषण के कारण से होती। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। आपको ये भी बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि मॉडल पेपर में, अर्थात जब आपका पेपर होगा यूनिवर्सिटीज़ के, तो आप में राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार, तो राष्ट्र गौरव से आपके लगभग बात कीजिए 40 प्रश्न आएंगे, पर्यावरण से आपके 30 प्रश्न और मानवाधिकार से 30 प्रश्न। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि 30 पर्यावरण से, 30 मानवाधिकार से, 60 हो गए, और 40 आपके राष्ट्र गौरव से। ओके, तो राष्ट्र गौरव का ऑलरेडी हमने दे दिया है आपको, और पर्यावरण का आज मैं दे ही रहा हूँ, और नेक्स्ट डे आपका या फिर जल्द ही मानवाधिकार का वीडियो आपके समझ दे दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ग्लोबल वार्मिंग की अधिकतम सामर्थ्य किसमें होती है? ग्लोबल वार्मिंग की अधिकतम सामर्थ्य किसमें होती है? तो भाई किसमें होती है? CFC 12 में होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, रट लीजिएगा, आ जाएगा। तो चिपको आंदोलन में होता क्या था कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये आंदोलन प्रारंभ होता है। चिपको आंदोलन में होता था कि पेड़ों को पकड़ करके चिपक जाते थे, किस लिए? वृक्षों के संरक्षण के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा की अध्यक्षता में। और आपको बता दूं कि इसमें होता था कि जो लोग पेड़ों को काटने जाते थे तो लोग क्या करते थे? पेड़ों में चिपक जाते थे, मतलब उनको गले लगा देते थे, जिस प्रकार से हक किया जाता है आजकल। तो उसी प्रकार से क्या किया जाता है भाई? पेड़ों को चिपका लेते थे लोग कि पहले मेरे को काटो, उसके बाद में आप जो है पेड़ को काट पाओगे। तो ये था चिपको आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंदोलन है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है। अब देखिए, जैविक घटक क्या है? ताप जैविक घटक है, जल जैविक घटक है, या फिर वायु जैविक घटक है? और ताप, वायु, जल ये सब अजैविक घटक हैं, जबकि आपका बचता है क्या? पौधा। पौधे क्या होते हैं? ये एक जैविक घटक होते हैं, जो कि ये जीवित होते हैं, यानी कि निर्जीव नहीं होते, सजीव होते हैं। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या? सुनामी लाना? बिल्कुल नहीं। सुनामी और वर्षा लाना? ये भी नहीं है। भारी वर्षा केवल नहीं, ये भी नहीं है। वैश्विक ताप वृद्धि? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक ताप वृद्धि, यानी ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वैश्विक तापन हिंदी में। और तो वैश्विक ताप वृद्धि जब होती है तो वही ग्रीन हाउस होती है। ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं, इनके प्रभाव में वातावरण जो होता है वो गर्म हो जाता है। वातावरण के संपर्क में आने वाली जितनी भी हवाएं होती हैं वो सब गर्म हो जाती हैं। अब जब हवाएं गर्म हो जाती हैं तो वो हवाएं जब चलती हैं तो जो है पर्वतों पर जो बर्फ़ के रूप में जो हिमानियाँ हैं, अर्थात जो ग्लेशियर हैं, उन ग्लेशियर से जब गर्म हवाएं टकराती हैं तो होता क्या है कि ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। और जब ग्लेशियर पिघलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो होता यही है कि नदियों में जल वृद्धि होती है। नदियों में जल की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा ही हो जाती है, मतलब कि जो उसकी जल धारण करने की क्षमता अब कम है। मान लेते ज़्यादा नदियों में जो है पानी बह गया, तो पानी के माध्यम से क्या होता है कि जब ग्लेशियर पिघलते हैं नदियों का जलस्तर बढ़ता है। नदियों के जलस्तर बढ़ने से क्या होता है? नदियों में उफान आता है, उससे बाढ़ आता है, तमाम सारे जो वनस्पतियाँ होती नष्ट हो जाती है। पर्यावरणीय जैविक घटकों का क्या होता है? ह्रास होता है। आप देखें कमी आती है उनमें, जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, और जो है मनुष्यों के भी आवास वगैरह सब नष्ट हो जाते हैं।
आप देखेंगे फसलें तमाम सारी नष्ट हो जाती हैं। और इसी प्रकार से नदियों के जल जो होते हैं समुद्र में गिरते हैं, आपको पता ही होगा। तो समुद्र में जब नदियों के जल जाकर के गिरते हैं तो होता क्या है कि समुद्रों का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और इसके कारण से क्या होता है, जो समुद्री द्वीप हैं वो डूबने लगते हैं। और इसके साथ ही साथ जो तटीय इलाके होते हैं समुद्र के, जो किनारे बसे हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि डूबना प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार से बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत बड़ा संकट का एक कारण है, जिस कारण को हमने विस्तार से एक प्रक्रिया के तहत, क्रमिक प्रक्रिया के तहत आपको बता दिया कि जब समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, जितने भी द्वीप वगैरह होंगे, जितने भी तटीय इलाके होंगे समुद्र के, वो सब डूबना प्रारंभ हो जाएंगे। और इस प्रकार से बहुत बड़ा संकट पर्यावरण के को लेकर के उत्पन्न हो जाएगा। जनधन हानि के साथ साथ वनस्पति एवं जीव जंतुओं की हानि, जैविक एवं अजैविक घटकों की हानि पर्यावरण के बहुत अधिक मात्रा में होना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए वैश्विक ताप वृद्धि जो होती है ये बड़ी ही क्या होती है, हानिकारक चीज होती है। और खास करके आप देखेंगे बहुत सारी गैसें हैं जो कि पर्यावरण के तापमान को निरंतर बढ़ाती हैं। जैसे CFC हो गई, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, इस प्रकार की गैसें जो कि गर्म करती हैं वातावरण को, जिसके तदुपरांत ग्लेशियर वगैरह। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, जो है यूट्रोफिकेशन होने का कारण है। यूट्रोफिकेशन होने का क्या कारण है भाई? वायु प्रदूषण या जल में पोषक तत्वों की अधिक मात्रा। बिल्कुल, जल में पोषक तत्वों की अधिक मात्रा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, जेट विमानों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण है। जेट विमानों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण कौन सा है भाई? तो एरोसोल, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए ऑप्शन। वही नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, प्रदूषित जल के लक्षण है। प्रदूषित जल के लक्षण क्या होगा? दुर्गंध आएगी, उससे गंदा स्वाद होगा, तेल एवं ग्रीस पानी की सतह पर एक प्रकार से दिखाई पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, नीले नीले अक्षरों में छपा हुआ है, एग्जाम पॉइंट में भी इसी प्रकार से छप सकता है। आप इस प्रश्न को एकदम से याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न है जो कि आपको पढ़ना है। ये सारे के सारे प्रश्न हमने छांट करके रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको एक बार आप लोग अवश्य पढ़िएगा। पहला प्रश्न है, मतलब कि अगला प्रश्न है कि जून 1972 ईस्वी में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था या कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है स्टॉकहोम में, ऑप्शन बी है मॉस्को में, ऑप्शन डी है रियो डी जेनेरो में, और ऑप्शन सी है आपका जोहान्सबर्ग में। तो हुआ कहाँ पर था भाई? स्वीडन में है आपका स्टॉकहोम, उसी में हुआ था 5 से 16 जून के आसपास 1972 ईस्वी में। ये सम्मेलन जो है 5 से 16 जून के बीच में हुआ था, विश्व पर्यावरण सम्मेलन। ओके, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? ए ऑप्शन, स्टॉकहोम। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्टॉकहोम। अगला प्रश्न है, पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा के शब्द इन्वायरमेंट से उद्धृत है, बना है? तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ओके, उससे बना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कारण हम कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है भाई? विस्तृत है, हम कह सकते हैं ये बात। ऑप्शन नंबर इसका बी है, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण विषय विज्ञान किन किन शाखाओं से संबंधित है? जीव विज्ञान से, भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान, सभी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जैविक तत्वों की, अजैविक तत्वों की, अमूर्त तत्वों की, या फिर ऊर्जा प्रवाह की? तो पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो ऊर्जा प्रवाह की होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से जो पर्यावरण अध्ययन की पद्धतियों में सम्मिलित नहीं है वो कौन सी है? तो जो है अनुभवजन्य पद्धति शामिल है, निश्चित प्रणाली पद्धति शामिल है, अंतरजातीय गुण पद्धति शामिल है, साक्षात्कार पद्धति, ये ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, यही नहीं होगी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्न में से जो वायु प्रदूषण का कारक नहीं है वो कौन सा है? तो औद्योगिक कारखानों से होती है, औद्योगिक कचरों से भी होती है, दहन प्रक्रिया से भी वायु प्रदूषण खूब अधिक मात्रा में होता है, अनियमित कृषि से आपका नहीं होता है वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, उससे मृदा प्रदूषण हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, आंख तथा फेफड़ों में जलन जिस प्रदूषण का परिणाम है वो कौन सा है? तो वायु प्रदूषण के कारण से आंख और फेफड़ों में क्या होता है? जलन होता है, वायु प्रदूषण के तदुपरांत। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, वर्ष 2010 में कोपेनहेगन में किए गए वादे पर अमल करते हुए केंद्र सरकार ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया? तो 20% कटौती करने का निर्णय लिया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि पर्यावरण के साथ विकास जाना जाता है। पर्यावरण के साथ विकास जाना जाता है, उस विकास को हम क्या कहते हैं? नियोजित विकास, वैज्ञानिक विकास, पारिस्थितिकी मित्र विकास, या फिर सामाजिक विकास?
तो पर्यावरण के साथ विकास को हम नियोजित विकास या आयोजित विकास या सतत विकास या सस्टेनेबल विकास के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो सकता है इसका। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है भाई? वायु, जल, मृदा, ये तो घटक हैं, एक एक घटक हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है कि जहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु अलग अलग जो है प्रजाति के निवास करते हों और एक तंत्र का निर्माण करते हो। तो तालाब में निश्चित तौर पर आप देखते हैं बहुत सारे प्रवृत्ति को, उसमें वनस्पतियाँ भी, मछलियाँ भी, बहुत सारे और कीड़े मकोड़े रहते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई, अगला प्रश्न आ चुका है, बहुत ही अच्छा ही प्रश्न है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा लाल लाल अक्षरों में, देखिएगा भाई क्या है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? बताने का प्रयास करेंगे। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था भाई? तो 2002 ईस्वी में 2002 ईस्वी में हुआ था। 26 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है समापन हुआ था, समाप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था भाई? अफ्रीका में एक जगह है जोहान्सबर्ग, उसी जोहान्सबर्ग में आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा? ए ऑप्शन जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन एक एजेंडा 21 से संबंधित है? तो रियो सम्मेलन जो है ये एजेंडा 21 से संबंधित है। 1992 में रियो यानी कि एजेंडा 21 संबंधित है उससे, उसी में हुआ। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का ऊष्मा बजट सौर विकिरण ऊष्मा का कितने प्रतिशत होता है? क्या प्रश्न है कि वायुमंडल का ऊष्मा बजट सौर विकिरण ऊष्मा का कितने प्रतिशत होता है? तो भैया कितने प्रतिशत होता है? 48%, यानी कि 48% के आसपास होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पर पाए जाएंगे? जलमंडल में, प्रकाश मंडल में, वायुमंडल में या फिर स्थल मंडल में? तो स्थल मंडल में पाए जाते हैं अधिकतर पेड़ पौधे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं जो है प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो क्या है भाई? अपस्थानीय संरक्षण, उसके लिए क्या आता है? प्रयोग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या फिर प्राथमिक उत्पादक? तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया जाए तो सबसे पहले प्राथमिक उत्पादक जो होंगे ये प्रभावित होंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है स्क्रीन पर कि अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित यानी क्षरण होना कहलाता है। तो ड्राई डिपोजिशन कहलाता है। क्या? ड्राई डिपोजिशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था भाई? कब पारित किया गया था? तो ये एक 1974 ईस्वी में पारित किया गया था, एक 1977 ईस्वी में। तो आपको ऑप्शन में मिल नहीं रहा, तो आप अगर 78 मिलेगा तो भी लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय संकट का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय संकट का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो औद्योगिकरण है, बिल्कुल नगरीकरण है, प्रौद्योगिकी विकास भी होता है, ग्रामीण विकास से पर्यावरणीय संकट कम होता है। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हरित गृह प्रभाव का नाम दिया। हरित गृह प्रभाव का नाम किसने दिया था? तो GF फ्रोरियर महोदय ने 1824 ईस्वी में सर्वप्रथम इसके बारे में बताया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई स्क्रीन पर कि प्रमुख घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? प्रमुख घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र कौन से? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रमुख घड़ियाल संरक्षण अधीन संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? तो बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में बिल्कुल, गुंडई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु बिल्कुल, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान, ऊपर सभी। ऑप्शन नंबर इसका क्या लगाएंगे आप? डी लगाएंगे, ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, विश्व के प्रमुख मरुस्थलों में से कौन सा भारत में पाया जाता है? सभी को पता होगा, थार मरुस्थल राजस्थान में ही पाया जाता है, सहारा अफ्रीका में है। ओके, अरब मरुस्थल अरब में है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है भाई? मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? तो मृदा अपरदन का प्रमुख कारण यही है कि पशुचारण ज़्यादा हो रहा है, खनन हो रहा है,
आप देखेंगे अलग अलग स्थानों पर वन विनाश के कारण से भी मृदा प्रदूषण होता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया था? तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था भाई? तो ये ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर हुआ था ब्राज़ील में 1992 में 1992 ईस्वी में। लगभग 172 से 178 देशों, किसी किसी बुक में 178 मिलता है, किसी किसी में 172 मिलता है। तो उसी के आसपास जो है रियो डी जेनेरियो नामक स्थान पर ब्राज़ील में ही स्थित है, वहीं पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन में मिल नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो कब आयोजित हुआ था भाई? इसमें तो हमने बताया था आपको कि कब आयोजित हुआ था, 3 जून 1992 ईस्वी को आयोजित हुआ था। कब? 3 जून 1992 ईस्वी को पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया था। तो इसमें आपको दिन दिख नहीं रहा, 1992 सितंबर 1992 दिख रहा है। तो आप इसमें से क्या लगाएंगे? जून में शायद हुआ था, जून सितंबर, तो जून से सितंबर तक के आसपास हुआ था, तो सितंबर 1992 लगाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें 3 जून नहीं तो सितंबर और जून, इनमें से ये भी हो सकता है। देखिए डी भी हो सकता है आपका और सी भी हो सकता है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम्स में ऐसे नहीं देगा, हालांकि यहाँ पर अगर आ गया है तो आप लोग इसको लो करके परेशान ना हो। 3 जून को प्रारंभ होता है और सितंबर तक चलता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ज़्यादा बेटर होगा। और ये भी आपका डी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब दिख रहा है सितंबर में तो आप एक मिल रहा तो आप यही लगा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, यहाँ पर 172 देशों ने लगभग भाग लिया था। 172, किसी किसी बुक में 178, तो आप क्या लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मानव तथा जीव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? मानव तथा जीव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी भाई? तो यूनेस्को ने की थी। किसने? यूनेस्को ने। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए करेक्ट होगा। यूनेस्को ने 1971 में 1971 में की थी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं क्या कहलाता है? तो प्रभावकारी दशाओं का योग जिसमें जीव रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम जैवमंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, या कथन किस मतलब कि किस विद्वान का है? तो किस विद्वान का है? फिटिंग महोदय ने कथन कहा था। ओके, फिटिंग। ऑप्शन नंबर इसका डी। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है? तो जंतु, सौरताप, मानव, वनस्पति। तो भाई मानव, वनस्पति और जंतु ये जैविक घटक हैं। सौरताप, जल, मृदा, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, गेहूं की फसल में, प्रश्न क्या आपके समक्ष है कि गेहूं की फसल में कौन सा फफूंदी रोग पाया जाता है? गेहूं की फसल में कौन सा फफूंदी रोग पाया जाता है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो गेहूं के रोग में मतलब कि गेहूं की फसल में कौन सा फफूंदी मतलब रोग पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है भाई? क्या पाया जाता है? आपका रस्ट पाया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रस्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है, कह रहा है कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रत्येक वर्ष के क्षेत्र के में कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है पर्यावरणीय क्षेत्र के लिए जाता है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा का सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? प्रश्न आपका बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछ लिया गया है। प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो कहाँ पर स्थापित है भाई? तो ये कहाँ पर स्थापित है? ओस्लो में स्थापित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी अनुसंधान केंद्र जो स्थित है ये नागपुर में स्थित है। कहाँ पर? नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से बिल्कुल सही है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन बिल्कुल सही है। पीली क्रांति यानी पीत क्रांति दलहन उत्पादन से, यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, वन दिवस मनाया जाता है। वन दिवस कब मनाया जाता है भाई? वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न वहीं पर आप देखेंगे कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाता है। इन सभी प्रश्नों को रट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। एड्स का कारक जीव कौन सा है? एड्स का कारक जीव कौन सा है? विषाणु से एड्स होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके समक्ष है, गरीबों की इमारती लकड़ी कौन सी है? तो बांस है, बांस से छप्पर वगैरह बना करके जो है बनाया जाता है घर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंघा है, सभी को पता होगा। आयोडीन से कौन सा रोग होता है? घेंघा होता है। कौन सा रोग भाई? घेंघा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष की फ्रेश वाटर की सबसे विशाल झील कौन सी? तो बुलर झील जो है बड़ी फेमस है और वही है फ्रेश वाटर की भारत की सबसे बड़ी झील। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, गोल क्रांति को लेकर के प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। गोल क्रांति यानी राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है भाई? गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति सभी को पता होगा आपकी आलू उत्पादन से। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हिमालयन जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड मतलब की कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी हेस्को जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसके संस्थापक कौन थे? हेस्को के संस्थापक कौन थे भाई? तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी महोदय जो हैं यही हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, नीली क्रांति संबंधित है किससे? मत्स्य उत्पादन से यानी मछली से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष, ये प्रश्न रट लीजिएगा, आ जाएगा। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग किस देश की निवासी थी, मतलब निवासी हैं? जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग किस देश की निवासी हैं? तो बताने का प्रयास करेंगे कौन है भाई, किस देश की हैं? तो ये स्वीडन की निवासी, कहाँ की हैं? स्वीडन की निवासी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इस्माग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के डॉक्टर हेनरी एंटोनी ने किया। कब किया था? 1905, मैंने 1905 ईस्वी में इन्होंने इस्माग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। किसने? इंग्लैंड के थे एक हेनरी एंटोनी महोदय। ओके। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसका होता है? तो समुद्र का जो होता है सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पर्यावरण जीवित और अजीवित के मध्य अंतर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। ये क्या है? तो ये भाई करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? पारिस्थितिकी उसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी। ओके। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिएगा सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बड़ी तेज गति से हमने बहुत सारे प्रश्नों को देख लिया, लगभग आप 31 मिनट पढ़ चुके हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्नों को महत्वपूर्ण हमने बता दिया और निश्चित तौर पर बस थोड़े से प्रश्न बचे हुए हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन लेवल मेरा कम ना हो पाए और आप लोग बढ़ाते रहें। प्रश्न आ चुका है आपके समक्ष, हाथी परियोजना बिहार कब शुरू किया गया? हाथी परियोजना बिहार कब शुरू किया गया? तो ये कब शुरू किया गया था भाई? 1992 में, 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पर नजर रखने वाली कौन सी संस्था है? वर्ल्ड वॉच है या फिर वर्ल्ड ट्रेड है या फिर वर्ल्ड वेलफेयर है या इनमें से कोई नहीं? तो वर्ल्ड वॉच, जैसा कि नाम से पता है वर्ल्ड वॉच ही क्या करती है? पर्यावरण पर नजर रखती है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वॉच ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में क्या चेतावनी दी है? तो उसने कहा है कि जीवों की प्रजातियों के लुप्त होने की चेतावनी दी है, कि जीवों की प्रजातियां क्या हो रही? धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वन विनाश से क्या होता है? वन विनाश से होता है हिमस्खलन होता है, पर्यावरण असंतुलन भी होता है, भूक्षरण भी होता है, यानी कि ये सभी होता है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कहाँ भारत में हाइड्रोकार्बन प्रदान करने वाले वृक्ष उगते हैं? प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कहाँ भारत में हाइड्रोकार्बन प्रदान करने वाले वृक्ष उगते हैं? तो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उगते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा इन सभी में। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, कि बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है भाई? मेधा पाटेकर का है। किसका है? तो मेधा पाटेकर का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण से संबंध नहीं है। पर्यावरण संबंध किसका नहीं है भाई? तो ऑप्शन ए दिया है आपका ग्रीन पीस से या फिर यूनिप से या रेड क्रॉस से या फिर WWF से। तो किससे संबंध नहीं है? ग्रीन पीस से नहीं, बाकी सभी कहीं ना कहीं पे पर्यावरण संरक्षण से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? तो हम चारों ओर से जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि पारिस्थितिकी तंत्र सदैव रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र सदैव रहता है, कैसा रहता है? क्रियाशील रहता है। बिल्कुल, सदैव क्या रहता है? क्रियाशील रहता है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन होगा करेक्ट।
अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सभी जीवों की श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक होती है। सभी जीवों की श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक क्या होती है, कौन सी गैस? ऑक्सीजन होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, ऑक्सीजन, O2। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा है तमाम सारे प्रश्न। और आपको बता दूं कि ये वीडियो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड सभी लोगों के लिए, एमए सभी लोगों के लिए, एमए, एमएससी, एमकॉम सभी में अगर आपको कॉपी लिखनी है तो सबसे पहले किन प्रश्नों को आपको करना चाहिए, इसको लेकर के आपकी कॉपी कैसी होनी चाहिए, कैसे आपको कॉपी लिखना है, इसको लेकर के एक वीडियो अभी कल ही हमने बनाई है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आपको दिलवाने में मदद कर सकती है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। और फिर इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत क्या समझेंगे, अगली जो वीडियो होगी आपकी और मानवाधिकार को लेकर के होगी। तो इस प्रकार से आप पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं, राष्ट्र गौरव के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं, और अब मानवाधिकार के जो प्रमुख प्रश्न बचे हुए हैं उनको मैं जल्द ही आपको बता दूंगा। तो इस प्रकार से आपके सारे के सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे और आप आसानी से मात्र 3 वीडियो देख करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और आपको वीडियो देखनी चाहिए तो 2021 के मॉडल पेपर मेरे देख लीजिएगा, उसमें जो सॉल्व करवाए हैं 2021 का पेपर, 20 का पेपर, उनको भी देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ओके, चलिए फिर मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।